जय श्री कृष्ण मेरे भाइयों। द इंस्पायर गुरुकुल की इस डिस्कशन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन है वो 9वां सेशन है। इससे पहले हमारे जो भील जनजाति से संबंधित है वो 2 सेशन हो चुके हैं। उनमें हमने पहले में देखा कि भील आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में, जो 1818 से लेकर 1881 तक थी। और उसके बाद हमने गोविंद गुरु और उनके जो भील आंदोलन से संबंधित गतिविधियां थी उसके बारे में डिस्कस किया। आज हमारा जो सेशन रहेगा वो मोतीलाल तेजावत और भील आंदोलन में उनकी गतिविधियों के बारे में रहेगा। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि गोविंद गुरु की जब गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद है वो भील आंदोलन है वो शांत हो गया। और भील लोग के पास एक भी ऐसा नेता नहीं था जो उनका नेतृत्व कर सके आगे। इसके साथ ही अगर हम कुछ वैश्विक गतिविधियों के बारे में बात करें, यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक जो विश्व युद्ध चल रहा था, इसमें कहीं न कहीं किसानों के प्रति असंतोष था। और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होना, रॉलेट एक्ट लेकर आना और महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन लेकर आया गया था, इन सब का संबंध कहीं न कहीं भारतीय किसानों से था। आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो राजस्थान का जनजातीय आंदोलन है, इसका भारतीय है वो गतिविधियों से क्या संबंध रहा है। तो यानी कि आप ये पढ़ेंगे कि 1 अगस्त 1920 को है वो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। और उसमें महात्मा गांधी के द्वारा ये अपील की जाती है कि ब्रिटिश सरकार का है वो असहयोग किया जाए, उसका किसी भी तरीके से मतलब उनकी जो गतिविधियां हैं उसमें शामिल नहीं हो। मोतीलाल तेजवत ने भी जो बोमट क्षेत्र के भील जनजाति के लोग हैं और उनको संगठित किए, और उनको संगठित करने के बाद उनको ये कहा गया कि आप राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का लगान मत दीजिए जब तक कि है वो अपनी बातें हैं वो मेवाड़ महाराणा तक नहीं पहुंचती है। मई 1917 में जो भोमट प्रदेश के भील थे, इनके द्वारा एक शिकायत पत्र है वो मेवाड़ महाराणा को लिखा जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि उस समय है वो मेवाड़ के जो महाराणा हैं वो फतेह सिंह थे। 1921 तक मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह रहते हैं और 1922 में वो भोपाल सिंह है वो मेवाड़ के महाराणा बनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फतेह सिंह के पास भीलों का एक शिकायती पत्र जाता है, जिसमें भीलों ने ये कहा था कि हमें जो वन से संबंधित अधिकार है वो वापस दिए जाएं और हमसे जो बेगार करवाई जाती है उस पर कानून बनाकर उसको समाप्त किया जाए। इसके अलावा जो लाग बाग है, यानी कि ऐसे कर जो कि लगान के अलावा लिए जाते हैं उन्हें लाग बाग कहा जाता है, तो हमसे जो लाग बाग ली जाती है उनको हटाया जाए। और इसी के साथ ही राज्य सरकार ने वो सूअरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सूअरों के द्वारा है वो इन जनजातीय किसानों की फसलें बर्बाद की जा रही थी। तो ये जो जनजातीय भील लोग थे, ये चाहते थे कि कहीं न कहीं हमें इनको मारने की अनुमति दी जाए ताकि हमारी ये जो फसल खराब नहीं हो। एक तरफ से तो राज्य के द्वारा लगान इतना वसूल किया जाता था कि उसकी राशि भी बहुत ज़्यादा थी, और उसके बावजूद ये जो सूअर थे उनके द्वारा है वो फसलों को बर्बाद किया जा रहा था। तो आप ये ध्यान रखना कि मई 1917 में भीलों का एक शिकायती पत्र है वो मेवाड़ महाराणा के पास पहुंचता है, और मेवाड़ महाराणा है वो भीलों को आश्वासन देते हैं कि मतलब हम इस बिंदुओं पर विचार करेंगे। उसके बाद भी है वो मेवाड़ महाराणा के द्वारा ऐसे कदम नहीं उठाए जाते हैं जिससे भील लोग है वो संतुष्ट होते हैं। इसके बाद भीलों को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनका नेतृत्व कर सके, और उनमें है वो जो नेतृत्व है वो मोतीलाल तेजावत का मिला था। इसलिए मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा या फिर बाबा जी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत के अगर हम जन्म की बात करें तो उदयपुर में एक ठिकाना है जाडोल ठिकाना, और इसी जाडोल ठिकाने में एक गांव है कोलियरी गांव, वहां पर इनका जन्म होता है। और इनका जो जन्म है वो एक ओसवाल परिवार में होता है। आजकल आरपीसी है वो इनके जन्म से संबंधित जानकारियां पूछ रही हैं, और अब है वो उनकी जातियों पर भी फोकस किया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना कि गोविंद गुरु का जन्म है वो एक बंजारा परिवार में हुआ था और बेड़सा या फिर बासिया गांव में हुआ था। और मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है वो कोलियरी गांव में हुआ था, जिनमें ठिकाना तो है जाडोल, और इनकी जो जाति है वो ओसवाल जाति है। यानी कि ये ओसवाल हुए, खंडेलवाल हुए, ये सब है वो बढ़िया जाति में आते हैं। मोतीलाल तेजावत को कई भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें हिंदी, उर्दू और गुजराती ये सब महत्वपूर्ण है। और इन भाषाओं के ज्ञान के कारण इनको जाडोल ठिकाने में कामदार का पद मिला था। और इसी कामदार के पद पर काम करते हुए मोतीलाल तेजावत का जो संपर्क है वो भील और गरासिया जनजाति के लोगों से हुआ। और तब मोतीलाल तेजावत को ये पता चला कि इन जनजातियों की जो सामाजिक स्थिति है और जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई है। तब मोतीलाल तेजावत ने इनके उत्थान करने के लिए कार्य शुरू किए, और इन्होंने है वो कामदार पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मोतीलाल तेजावत है वो चित्तौड़गढ़ जाते हैं, और चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है मातृकुंडी है। वहाँ पर बहुत सारे किसानों को इकट्ठा किया, और वहाँ से इन्होंने है वो एक ही आंदोलन शुरू किया।
एकी आंदोलन को बेसिकली बोमेट भील जनजाति का आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि जो जाडोल, खेरवाड़ा, कोलियरी और कोटड़े ये जो तहसीलें हैं, ये है वो बोमट क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और इसे बोमट प्रदेश भी कहा जाता है। इसी कारण एकी आंदोलन को है वो बोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मातृकुंड या चित्तौड़गढ़ से है वो मोतीलाल तेजावत के द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत की गई और इसी आंदोलन को है वो बोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। हुआ ये कि वैशाख पूर्णिमा के दिन मातृकुंडिया में एक मेला पड़ता है और इस धार्मिक मेले में है वो आसपास के बहुत सारे किसान आए हुए थे। इन किसानों से मोतीलाल तेजावत ने मुलाकात की और उनको बताया था कि आपसे है वो अनुचित प्रकार से लगान लिया जा रहा है। जैसे कि आप बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि कृष्ण सिंह ने है वो चौरी कर लगा दिया था और पृथ्वी सिंह ने वो तलवार बंधाई है वो जनता पर लगा दी थी। तो इस प्रकार बहुत सारे अनुचित कर लगाए हुए थे जनता पर और इन करों के बारे में है वो मोतीलाल तेजावत ने किसानों को अवगत कराए। तब जाकर वहाँ के किसानों ने एक फैसला किया कि जब तक हमारी जो मांगे हैं या हमारी जो लगान व्यवस्था है इसके बारे में मेवाड़ महाराणा तक जानकारी नहीं जाएगी, तब तक हम है वो लगान या फिर कर नहीं देंगे। तो इसके बाद गोकुल जाट और मोतीलाल तेजावत इनके नेतृत्व में है वो 5-6 हजार किसान है वो पिछोला झील के तट पर जाते हैं और वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। जब ये जानकारी मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह तक पहुंचती है तो फतेह सिंह के द्वारा है वो मोतीलाल तेजावत और गोकुल जाट को है वो अपने महल में बुलाया जाता है और उनसे है वो इस बारे में बातचीत की जाती है। तब मोतीलाल तेजावत के द्वारा इन बिलों की है वो 21 मांगे प्रस्तुत की जाती हैं, जिसे हम मेवाड़ की पुकार कहते हैं। इस मेवाड़ की पुकार में आपको ये ध्यान रखना है कि 21 मांगे हैं और इन 21 मांगों में से 18 मांगे है वो मेवाड़ के महाराणा द्वारा मान ली गई। इसके अलावा 3 ऐसी मांगे हैं जो नहीं मानी गई और वो है वो बिलों में सबसे ज़्यादा प्रमुख मांगे भी यही थी। तो आरपीसी आजकल जिस हिसाब से ट्रेंड चेंज कर रही है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितनी मांगे थी, यानी कि 21 मांगे थी, उसमें से 18 मान ली गई। ये जो 3 मांगे मेवाड़ महाराणा द्वारा नहीं मानी गई, आपको ये भी ध्यान रखनी है, जिनमें पहली थी कि बेगार प्रथा से संबंधित, यानी कि ऐसा काम जिसके बदले में वेतन नहीं मिलता था। दूसरी ये थी कि जो वनों पर भीलों के जो प्राकृतिक अधिकार थे वो उन्हें नहीं लौटाए गए और तीसरी थी कि सुअरों के द्वारा फसल को नष्ट करने पर उनको मारने पर प्रतिबंध लगाया था। तो भील ये चाहते थे कि ये प्रतिबंध हटा दिया जाए ताकि हम अपनी फसल की वो सुरक्षा कर सकें। ये जो 3 मांगे हैं वो भीलों की सबसे प्रमुख मांगे थी और इन्हीं 3 मांगों को है वो मेवाड़ महाराणा के द्वारा नहीं माना गया। इसके बावजूद भी ऐसा होता है कि जो मेवाड़ महाराणा ने 18 मांगे स्वीकृत की, उन मांगों को है वो राज्य कर्मचारियों के द्वारा लागू नहीं किया गया। यानी कि कुछ ऐसी भी मांगे थी जिससे राज्य कर्मचारियों को फायदा होता था, तो वो जो मांगे हैं वो राज्य कर्मचारियों ने लागू ही नहीं की। इससे क्या हुआ कि भीलों को एट द एंड कुछ भी फायदा नहीं हुआ, इसलिए भीलों ने अपना जो एकी आंदोलन था वो जारी रखा था। इसके बाद ये हुआ कि जो मादड़ी पट्टा और जवास क्षेत्र थे, यानी कि इसके आसपास के क्षेत्र, यहाँ के भीलों ने भी है वो लगान देने से मना कर दिया और जब यहाँ के भीलों ने लगान देने से मना किया तो धीरे-धीरे ये जो है वो संपूर्ण भील क्षेत्र में या फिर जो संपूर्ण भोमट प्रदेश है, यहाँ के भीलों में ये बात फैल गई कि हमें लगान है वो किसी भी तरीके से नहीं देना है। तो ये हुआ कि जो डूंगरपुर का शासक लक्ष्मण सिंह था, ये है वो इस चीज़ से घबरा गया कि यार कहीं न कहीं है वो हमारे राज्य में भी विद्रोह हो सकता है। तो उसने एक काम किया कि जुलाई 1921 में एक आदेश जारी किया और उस आदेश में ये कहा गया कि हमारे राज्य में है वो बेगार प्रथा समाप्त की जाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति या फिर जागीरदार है वो किसानों से कोई काम लेता है, तो उसके बदले में है वो उसको वेतन दिया जाएगा। लेकिन ये जो बात है वो जागीरदारों को मंजूर नहीं थी, क्योंकि बेगार प्रथा से सबसे ज़्यादा फायदा है वो जागीरदारों को होता था। जागीरदारों को खेतों में जब भी काम होता था, तो जो ऋणी किसान होते थे उनको वो लेकर आते थे और 5 दिन 10 दिन उनसे वो काम करवाया जाता था और उस काम के बदले में वो किसानों को वेतन नहीं दिया जाता था। इसके बाद ये हुआ कि अगस्त 1921 तक है वो जाडोल ठिकाने का जो जागीरदार था, वो मोतीलाल तेजावत की इन गतिविधियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और उसने है वो मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर दिया। मोतीलाल तेजावत को जैसे ही गिरफ्तार किया गया, तो आसपास के 5-6 हजार भीलों ने है वो इस जाडोल ठिकाने को है वो घेर लिया था। जब भीलों के द्वारा है वो जाडोल ठिकाने को घेरा जाता है, तो यहाँ का जो ठाकुर था वो घबरा कर है वो मोतीलाल तेजावत को रिहा कर देता है। जब ये सूचना है वो आसपास के गाँवों में पहुँचती है, तो एक पास में एक गाँव पड़ता है पानरवा। 1 अक्टूबर 1921 को जो पास में जो भील थे पानरवा के, वो भी है वो इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। इसके बाद मोतीलाल तेजावत है वो उदयपुर जाते हैं और उदयपुर में एक संस्था महकमा खास, इस महकमा खास संस्था में
बिलों का जो शिकायती पत्र है वो प्रस्तुत करते हैं और मोतीलाल तेजावत है वो जज साहब से ये कहते हैं कि मतलब ये जो हमारी मांगे हैं वो राज्य सरकार नहीं मान रही है। इससे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो महकमा खास संस्था ये क्या है। सबसे पहले 1869 में इजलास खास की स्थापना होती है और इस संस्था की स्थापना वो शंभू सिंह के काल में होती है। 1869 में शंभू सिंह के द्वारा इजलास खास की स्थापना की जाती है। ये जो संस्था है वो राज्य में दीवानी और फौजदारी जितने भी मामले होते हैं उनके लिए न्याय करने का काम करती थी। तो ये एक प्रकार से न्यायिक संस्था थी, यानी कि एक प्रकार का एक सर्वोच्च न्यायालय था। इसके बाद 1877 में सज्जन सिंह के द्वारा इस इजलास खास को चेंज करके महकमा खास में बदल दिया जाता है और 1880 में सज्जन सिंह के द्वारा इसे राजश्री महानिद्रा सभा नाम दिया जाता है। जब वो महकमा खास के जो अधिकारी थे उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया, तो मोतीलाल तेजावत ये समझ चुके थे कि मतलब अब पार नहीं पड़ने वाली है और अब हमें वो बड़ा आंदोलन करना चाहिए। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने वो बिलों को संगठित करके उकसाया कि आप लगान नहीं देंगे। तो इसके बाद बिलों ने है वो लगान दिए बिना ही जो फसलें थी वो अपने घर लेकर चले गए थे और जितने भी जो वन कानून थे उनका उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। और जो राज्य सरकार के द्वारा आरक्षित वन थे, उनमें है वो किसानों के द्वारा पशु चराना शुरू कर दिया था। यानी कि अब है वो मेवाड़ सरकार है वो भीलों से परेशान हो चुकी थी और भील है वो मेवाड़ सरकार से परेशान हो चुके थे। इसके बाद है वो मेवाड़ सरकार ने एक आदेश जारी किया कि कोटड़ा और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ पर अगर 50 भी बिल अगर एक साथ दिख जाते हैं, तो आप उनके विरुद्ध है वो कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद ये भी कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करके लाता है या फिर उसकी सूचना देता है तो उससे है वो 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो मोतीलाल तेजावत है वो यहाँ से फिर है वो गुप्त रूप से ये एक ही आंदोलन है वो जारी रखते हैं। इन सब गतिविधियों से मेवाड़ के महाराणा इतने परेशान हुए कि इन्होंने जागीरदारों और राज्य कर्मचारियों को एक आदेश दिया कि आप है वो इन बिलों की कुछ मांगे मान लो और इनसे जो लगान वसूल किया जा रहा है उसमें वो रियायत बढ़ती जाए। फिर जागीरदार भी है वो इन बातों को समझते हुए कुछ रियायतें मान ली गई थी। इसके बाद भील क्षेत्रों में है वो धीरे-धीरे शांति स्थापित होने लगी और यहाँ से है वो मोतीलाल तेजावत है वो सिरोही की ओर प्रस्थान करते हैं और इसके बाद जनवरी 1922 में वो मोतीलाल तेजावत सिरोही राज्य में पहुँचते हैं और यहाँ के जितने भी भील और गरासिया लोग थे, इनको संगठित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक ही आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है सिरोही में। यहाँ के जितने भी बिल थे उनको ये कहा गया कि आप लगान नहीं देंगे जब तक कि बेगार प्रथा समाप्त नहीं की जाती है और जो बढ़े हुए लगान थे उनको समाप्त नहीं किया जाता है। इसके बाद यहाँ के किसानों ने जो फसल थी उसको लगान दिए बिना ही अपने घर पर लेकर चले गए और आबू रोड से लेकर अंबाजी मार्ग तक की जो सुरक्षा का जिम्मा था वो यहाँ के भील और गरासिया लोगों पर था और इन्होंने वो मना कर दिया था कि अब हम इस मार्ग की रखवाली नहीं करेंगे। सरकार के द्वारा सख्ती बरती गई, तब मोतीलाल तेजावत ने यहाँ के लोगों को ये परामर्श दिया कि आप है वो प्रति हल ₹1.25 या फिर 5 मन अनाज से ज़्यादा नहीं देंगे। यानी कि एक हल पर है वो आप ₹100 देंगे और अनाज के रूप में वो 5 मन से ज़्यादा नहीं देंगे। तो इसके बाद यहाँ के जितने भी भील और गरासिया लोग थे, वो संगठित हुए और उन्होंने एकता स्थापित करके इस डिसीजन को वो फाइनल कर दिया कि भाई अब हम ₹1.25 से और 5 मन से ज़्यादा है वो अनाज नहीं देंगे। इसके बाद 3 फरवरी 1922 को आबू रोड में एक जगह पड़ती है संगाना और इस संगाना गांव में वो 10,000 भीलों के द्वारा एक सम्मेलन किया जाता है। इस सम्मेलन में विजय सिंह पथिक और रमाकांत मालवीय, सिरोही राज्य का प्रधान या फिर दीवान हुआ करते थे रमाकांत मालवीय, ये लोग यहाँ पर आते हैं और रमाकांत मालवीय और विजय सिंह पथिक के द्वारा मोतीलाल तेजावत को समझाया जाता है और उनको आश्वासन दिए जाते हैं कि राज्य सरकार है वो आपकी बात मानेगी। इन आश्वासनों के बावजूद भी है वो यहाँ के बिलों के द्वारा लगान नहीं दिया गया, तो 12 अप्रैल 1922 को है वो इस संगाना गांव में मेवाड़ भील कोर के द्वारा है वो आग लगा दी जाती है। यानी कि 3 फरवरी 1922 में संगाना में बिलों का एक सम्मेलन होता है और 12 अप्रैल 1922 को वो इस गांव में वो आग लगा दी जाती है। इसके बाद अप्रैल 1922 में ही पास के गांव थे बालोलिया, भूला और नवाबास। इन 3 गांवों के जो लोग थे इनके द्वारा भी है वो लगान देने से मना कर दिया जाता है। जब बालोलिया गांव के जो किसान थे उनके द्वारा वो फसलों को सीधे घर ले जाया गया और लगान नहीं दिया गया, तो इसके बाद 5 मई 1922 को मेजर प्रिचार्ड के नेतृत्व में वो इस गांव को भी आग लगा दी जाती है। आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है क्योंकि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है
उसमें संगना गांव और बालोलिया गांव का विवरण दिया गया है। तो 5 फरवरी 1922 को संगना गांव में सम्मेलन होता है। 12 अप्रैल 1922 का वो उसमें आग लगा दी जाती है और 12 अप्रैल 1922 को ही बालोलिया गांव में भी सम्मेलन होता है। और इसके बाद है वो मेजर प्रिचार्ड के नेतृत्व में 5 मई 1952 का वो इस गांव में भी आग लगा दी जाती है। राजस्थान सेवा संघ की ओर से 2 व्यक्ति आते हैं, जिनमें पहला है रामनारायण चौधरी और दूसरा है सत्यव्रत। इन 2 व्यक्तियों के द्वारा इस घटना स्थल का दौरा किया जाता है और यहाँ से वो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसमें ये लिखा जाता है कि यहाँ के लोगों का सिर्फ और सिर्फ इतना दोष है कि जो बड़े हुए लगान थे और बेगार प्रथा के विरुद्ध इन्होंने है वो लगान नहीं देने का डिसीजन लिया और इसके लिए इनको है वो इनकी है वो जो बस्तियाँ थी उनमें आग लगा दी गई थी। ये जो 3 गांव थे बालोलिया, बुला और नयाबास, इन गांवों के मुख्य है वो सिरोही राज्य की सरकार के साथ एक वार्ता करते हैं और उस वार्ता में ये कहा गया था कि अब है वो बिलों के द्वारा ऐसी कोई घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। तब जाकर राज्य सरकार ने भी कुछ है वो रियायतें बरती। इसके बाद जो आंदोलनकारी थे उनको है वो मेवाड़ सरकार की ओर से क्षमा कर दिया गया और यहाँ के जो नए मकान बनाने के लिए जो लकड़ी का प्रयोग पहले प्रतिबंधित था, उनको प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई थी कि जो भील और गरासिया लोग हैं वो अपने मकान है वो वनों की लकड़ी से बना सकते हैं। और जिन घरों में मुखियाओं की मृत्यु हो गई थी उन घरों में जो लड़के हैं जो कि नाबालिग हैं, जब तक बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक लगान नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा जिन किसानों के घर जल गए हैं उन्हें चालू वर्ष के दौरान है वो लगान नहीं देना पड़ेगा। तो मतलब ये जो रियायतें हैं वो कुछ सिरोही सरकार के द्वारा दी गई है। आपको ये ध्यान रखना है कि सिरोही सरकार ने भी थोड़ी सी नरमी बरती जब इन गांवों के जो मुखियाओं के द्वारा जो वार्ता की गई है उसके बाद। इस घटना के बाद मोतीलाल तेजावत है वो देलवाड़ा में एक जगह पड़ती है छोचर, वहां पर चले जाते हैं और वहां से वो एक ही आंदोलन है वो नए सिरे से वापस शुरू करते हैं। जब ये सूचना है वो गुजरात और ईडर राज्य और सिरोही राज्य के पास पहुंची, तब मोतीलाल तेजावत को वो गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है कि भाई इसे किसी न किसी तरीके से गिरफ्तार किया जाए। तब महात्मा गांधी ने है वो मोतीलाल तेजावत को ये सलाह दी कि आप आत्मसमर्पण कर दो। तब जाकर 3 जून 1929 को वो मोतीलाल तेजावत के द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है और इसके बाद मोतीलाल तेजावत को 1936 में इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि आप वापस है वो राजनीतिक गतिविधियां नहीं करेंगे। अगर हम ब्रीफ में मोतीलाल तेजावत के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वो कोलियारी गांव में हुआ था, जो कि जाडोल ठिकाने के अंतर्गत आता है और ये है वो ओसवाल जाति के बनिया थे। इसके बाद है वो इन्होंने जाडोल ठिकाने में कामदार के पद पर काम किया था और यहाँ से ये मातरकुंडे चित्तौड़गढ़ जाते हैं और वहाँ पर एक आंदोलन या भूमट बिन आंदोलन की शुरुआत करते हैं। यहाँ के बिलों को कहा जाता है कि आप लगान नहीं देंगे। एक ही आंदोलन के बाद मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के सामने है वो मेवाड़ की पुकार नाम से 21 मांगे प्रस्तुत की जाती हैं, जिसमें से 18 मान ली जाती हैं और 3 नहीं मानी जाती है। उसके बाद ये है वो शिकायत है वो महकमा खास में दर्ज करवाते हैं और उससे भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। फिर ये वापस आते हैं और एक ही आंदोलन को फिर से शुरू करते हैं। उस इसके बाद है वो ये सिरोही राज्य की ओर जाते हैं और वहाँ पर भीलों और गरासियों को संगठित करने का प्रयास करते हैं। फिर है वो ईडर राज्य के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। 3 जून 1929 को है वो इनके द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है। अप्रैल 1936 में इन्हें वापस रिहा किया जाता है और 1938 में वो मेवाड़ प्रजामंडल के सदस्य बनते हैं। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ये वो भाग लेते हैं और वहाँ पर भी इनको गिरफ्तार किया जाता है। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।